तो आज का क्लास शुरू करते हैं यहीं। तो पहला है आपका 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। ठीक है, कहता है कि 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 210 किस भाग में है? भाग 6 में है। अनुच्छेद 210 किस में है? भाग 6 में है, जो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? कुल 9 अनुच्छेद हैं। आगे देखते हैं, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन कौन अर्हत है? केंद्र सरकार के ग्रुप डी व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। ठीक है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद 210 किस भाग में है? भाग 6 में। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 9 अनुच्छेद। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन कौन अर्हत हैं? केंद्र सरकार के ग्रुप डी के अधिकारी व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ। ठीक है, कहता है केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन सा है? प्राज्ञ। आगे देखते हैं, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। ठीक है, क्या कहता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। आगे देखते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? 1967 में। कब संशोधन किया गया? 1967 में। एक बार फिर से देखते हैं, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? 1967 में। कब किया गया? 1967 में किया गया। आगे देखते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या होती है? 6 महीने में एक बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 6 महीने में एक बार। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। क्या है? कहता है राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। आगे देखते हैं, रेल मंत्रालय का निरीक्षण कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति करता है। एक बार फिर से देखते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 6 महीने में एक बार। राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। रेल मंत्रालय का निरीक्षण कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। कौन करता है? आगे देखते हैं, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया जाता है? महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर के अधिकारियों को। किसको दिया जाता है? महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर के अधिकारियों को। आगे देखते हैं, रेलवे कर्मियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में तकनीकी रेल विषयों पर लिखित पुस्तकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार। क्या कहता है? रेल कर्मियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में तकनीकी रेल विषयों पर लिखित पुस्तकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार कितने निर्धारित की गई है? 20,000 रुपये। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? 2,000 रुपये। एक बार फिर से देखते हैं, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पुरस्कार किसे दिया जाता है? महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर के अधिकारियों को। रेलवे कर्मियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में तकनीकी रेल विषयों पर लिखित पुस्तकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार कितना निर्धारित की गई है? 20,000 रुपये। कितना निर्धारित की गई है? आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार स्वरूप राशि क्या है? तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है?
20,000, 10,000 और 7,000। कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार स्वरूप राशि क्या है? प्रथम पुरस्कार 20,000 का है। कितना है प्रथम पुरस्कार? 20,000 का है। द्वितीय पुरस्कार कितना है? 10,000 रुपये का है। तृतीय पुरस्कार कितना है? 7,000 रुपये का है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त में प्रथम 20,000 है, द्वितीय 10,000 का, तृतीय पुरस्कार 7,000 का है। उसी प्रकार प्रेमचंद पुरस्कार का सेम है। प्रथम पुरस्कार 20,000 का है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 का, तृतीय पुरस्कार 7,000 का, यानी कि दोनों का सेम है। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद पुरस्कार के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000, तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपये का है। आगे देखते हैं क्या है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 3,000 रुपये। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 3,000 रुपये। आगे देखते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के तहत भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। ठीक है। वृत्तांत कम से कम कितने शब्दों में होनी चाहिए? कम से कम कितने शब्दों का होना चाहिए? 3,000 शब्दों का। क्या कहता है? फिर से देखते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के तहत भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब कहता है कि वृत्तांत कम से कम कितने शब्दों की होना चाहिए? कितने शब्दों की होनी चाहिए? 300 शब्द, 3,000 शब्दों की होना चाहिए। ठीक है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार तहत पुरस्कार की राशि क्या है? रेल यात्रा वृत्तांत जो 3,000 शब्दों का लिखा जाता है उसका पुरस्कार राशि क्या है? प्रथम पुरस्कार 10,000 का, द्वितीय पुरस्कार 8,000 का और तृतीय पुरस्कार 6,000 रुपये का है। एक बार फिर से देखते हैं। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है? 3,000 रुपये। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के तहत भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। वृत्तांत कम से कम कितने शब्दों का होना चाहिए? 3,000 शब्दों का। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के तहत पुरस्कार की राशि क्या है? प्रथम पुरस्कार 10,000 का, द्वितीय पुरस्कार 8,000 का और तृतीय पुरस्कार 6,000 का। आगे देखते हैं क्या है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले सकता है? वे रेलकर्मी जिनकी सेवा 3 माह पूरी हो चुकी हो। समझ गए होंगे आप। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, कौन सा प्रतियोगिता है? रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले सकता है? वे रेलकर्मी जिनकी सेवा 3 माह पूरी हो चुकी हो। आगे देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना की राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार कितने की है? 12,000 की, द्वितीय पुरस्कार 8,000 की, तृतीय पुरस्कार 6,000 की। ठीक है। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5,000 रुपये। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5,000 रुपये। एक बार फिर से देखते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकता है? वे रेलकर्मी जिनकी सेवा 3 माह पूरी हो चुकी हो। आगे देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना की राशि कितनी है? तो कितनी है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम 12,000 का, द्वितीय 8,000 का, तृतीय 6,000 का। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5,000 रुपये। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5,000 रुपये। आगे देखते हैं क्या कहता है। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? उस हिंदी भाषी अधिकारियों को जो वर्ष भर में कम से कम 20,000 से 10,000 शब्दों का डिक्टेशन देता हो। कितने? 10,000 से 20,000 शब्दों का जो डिक्टेशन देगा उसी को हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार दिया जाता है, जो 5,000 का है। ठीक है। राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत के उस नागरिकों को जो हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है? राजभाषा गौरव पुरस्कार की पुरस्कार राशि क्या है? प्रथम पुरस्कार कितने की है? 2 लाख रुपए की। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए की। द्वितीय पुरस्कार 1,25,000 की और तृतीय पुरस्कार 75,000 की। कितनी है? प्रथम पुरस्कार 2 लाख की, द्वितीय पुरस्कार 1,25,000 की और तृतीय पुरस्कार 75,000 की। ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे है आपका राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में जो बना 1965 में लागू हुआ। ठीक है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तमिलनाडु पर लागू नहीं होता। ठीक है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 10 अप्रैल 1967 को। इसको ऐसे याद रखना, सिंधी 67, सिंधी 67। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 67 में। 21वां संविधान संशोधन 67 में। एक बार फिर से देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ? 1965 को लागू हुआ। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? तमिलनाडु पर। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 10 अप्रैल 1967 को। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 को। आगे देखते हैं क्या है, बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को कब जोड़ा गया? 7 जनवरी 2003 को। कब जोड़ा गया? 7 जनवरी 2003 को। बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। कोंकणी मणिपुरी एवं नेपाली को कब जोड़ा गया? 31 अगस्त 1992 को। कोंकणी मणिपुरी एवं नेपाली को कब जोड़ा गया? 31 अगस्त 1992 को। फिर से देखते हैं, बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को कब जोड़ा गया? 7 जनवरी 2003 को। कब जोड़ा गया बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को? 7 जनवरी 2003 को। बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। कोंकणी मणिपुरी एवं नेपाली को कब जोड़ा गया? 31 अगस्त 1992 को। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल घंटी बजा दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।